हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो वैदिक काल पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासों में समाज की स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामान्य परिचय इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे ऋग वैदिक काल के संदर्भ में राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। मैं हर बार जो है क्लास में आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम ऋग वैदिक काल शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं 1500 बीसी से लगा करके 1000 बीसी तक बात कर रहे हैं। उस काल की बात कर रहे हैं जहाँ पर फ्रेंड्स है कृषि स्थायी रूप से नहीं की जा रही है, केवल जीवन जो है पशुपालन पर आधारित है। तो एक बात निश्चित है कि बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं होता होगा, ना ही राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स प्राप्त होगा। जब टैक्स प्राप्त नहीं होगा तो राजा सेना वगैरह भी नहीं रख पाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने माइंड को जो है ब्रॉड करने का प्रयास करना है। जब राजा के पास में जो है भूमि का स्वामी ही नहीं है तो उसके पास में आय कहाँ से होगी। वह गायों की रक्षा कर रहा है और आर्यों का मुख्य भोजन जो है दूध से बने पदार्थ हैं। वो सिर्फ इस स्तर पर गायों का उत्पादन करते हैं कि दूध घी खाते हैं बस। तो राजा के पास में बड़ी मात्रा में आय प्राप्त नहीं होती है, वह सेना नहीं रख पाएगा। दोस्तों, अभी इतिहास के अनुसार लोहा का आविष्कार नहीं हुआ है। लोहा का जो है आविष्कार 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसी थी राजनीतिक स्थिति। फ्रेंड्स से चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा। इस बात को आप मत देखिएगा, अभी जो है नया चैनल है तो आप इस कई लोग जो है मेंटली होते हैं ऐसे कि भाई लाइक और व्यू नहीं है तो क्लास अच्छी नहीं होगी। यकीन मानिए, आप पढ़ने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि गुणवत्ता है या नहीं है। आप यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कहीं एक जगह जो है नियमित अध्ययन करिएगा। यकीन मानिए, एक व्यक्ति ही आपको सफलता के रास्ते तक ले जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों? कोई भी एग्जाम हो, मैं जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं इसी से जो है यूजीसी नेट वगैरह दे चुका हूँ। मेंस का मेरा जो ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही है और हिस्ट्री के लगातार मैं अधिकांश पेपर देता रहता हूँ। चलिए देखते हैं। राजनीतिक स्थिति की जैसे ही बात करते हैं तो आप समझिएगा कि जो ऋग्वैदिक समाज होता था वो कैसा था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित होता था। कबीला दोस्तों क्या होता था, एक जो 150 लोगों का समूह होता था उसे क्या कहा जाता था, कबीला कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था, कबीलाई, आपका कबीलाई व्यवस्था पर क्या होता था, आधारित था। दोस्तों, आर्य लोग जन व कबीलों में विभाजित थे। जन क्या होते थे, कबीले को ही कहीं कहीं जन कह दिया जाता था। अभी हम इनकी इकाइयों की बात करेंगे तो आपको विस्तृत तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आर्य लोग किस में विभाजित थे, जनवा कबीले में विभाजित थे। कबीले का प्रमुख कौन हुआ करता था दोस्तों? कबीले का जो प्रमुख होता था उसका नाम क्या था, राजा हुआ करता था। कबीले का प्रमुख कौन होता था, राजा हुआ करता था। राजा को गोप भी कहा जाता था। विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं राजा के। चलिए हम बात करते हैं। राजा की बात करें दोस्तों, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तो राजा का पहली बात करना ही पड़ेगी। तो राजा को जो है कई जगह पर राजा कहने को मिलता है। जो साधारण राजा होता था छोटे क्षेत्र का, यानी कि जो साधारण कहूँ या यूं कह देता हूँ, जो छोटा राजा होता था, छोटा राजा होता था उसे क्या कह दिया जाता था, राजा कह दिया जाता था। क्या कहते थे उसे, राजा कहते थे। और जो थोड़ी से बड़े क्षेत्र का जो मध्यम प्रकार का शक्ति वाला जो होता था उसे क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। जन का जो स्वामी होता था उसे राजन कह दिया जाता था। जो छोटे क्षेत्र का कबीले का मुखिया होता था उसे राजा कह दिया जाता था। सम्राट दोस्तों होता था बड़े क्षेत्र का बहुत ताकतवर जो व्यक्ति होता था, कई जनों का भी जो मालिक होता था उसे क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। अभी सम्राट की उपाधि उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे किस प्रकार से राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करता था तो कैसी उपाधि आती थी। दोस्तों, अगर राजा की बात की जाए तो इस काल में हमें बहुत से नाम देखने को मिलते हैं। इस काल में राजा के लिए एक शब्द राजन देखने को मिलता है। राजा, सम्राट, राजन, इसे गोप भी कहा जाता था। राजा को गोप भी कहा जाता था। जनस्य गोप भी देखने को मिलता है। जनस्य गोपा, तो गोपा शब्द जो है गाय को संबोधित करता है, क्योंकि गाय जो है ऋग्वैदिक काल में मुख्य संपत्ति हुआ करती है। जनस्य शब्द जो है जन के मालिक को संबोधित करता है।
चलिए अब देखते हैं राजा क्या क्या कार्य करता था। दोस्तों इस टाइम पर कोई बहुत बड़ी सेना तो होती नहीं थी, बहुत बड़े युद्ध नहीं होते थे, इसलिए राजा का जो कार्य होता था कबीले की रक्षा करना, जो कबीले में लोग रहा करते थे उनकी रक्षा करना, और जो उनकी गाय हुआ करती थी गायों की रक्षा करना, और न्याय तथा शांति बनाए रखने में राजा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो ये क्या होते थे, राजा के महत्वपूर्ण कार्य होते थे। अगली बात करें दोस्तों, राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी होती थी, आपसे यहाँ से जो है प्री में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक जो इकाइयां होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी क्या, परिवार होती थी। और परिवार को ही क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। परिवार से जो दोस्तों बड़ी इकाई होती थी, जैसे गांव कहा जाता था, एक ग्राम कह दीजिएगा। कई ग्रामों से मिलकर के एक विश्व बनता था, क्या बनता था, एक विश्व बनता था। और विश्व से मिलकर के क्या बनता था दोस्तों, जन मिलता था, जन को ही कबीला कह दिया जाता था। तो ये क्या है दोस्तों, राजनीतिक इकाइयां हैं। तो आपसे पूछा जाए, कुल का ही दूसरा नाम था दोस्तों क्या, परिवार। कुल को ही क्या कह दिया था, परिवार कह दिया जाता था। जो कुल का प्रमुख होता था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। क्या कहते थे, कुलप कहते थे। कुल से मिलकर क्या बनता था, ग्राम बनता था। ग्राम के प्रमुख को जो है दोस्तों ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम से मिलकर के विश्व बनते थे, और जो विश्व का प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे। क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे। जन से मिलकर, विश्व से मिलकर के जन बनता था, और जन का प्रमुख जो होता था राजा होता था, जैसे राजन, जनस्य गोपा, सम्राट, कई नामों से संबोधित किया जाता था। तो ये आपको राजनीतिक इकाइयां समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड की। ऋग्वैदिक जो दोस्तों आर्य थे उन्हें पंचजन कहा जाता था, क्योंकि जो आर्य ऋग्वैदिक काल में रहते थे वो 5 जनों में विभाजित थे। और जन क्या होती थी, एक इकाई होती थी। वो कौन कौन से 5 जन थे, अगर आपने पिछली क्लासें मेरी देखी हुई है तो मैं वहां पर मैप में भी बताया हुआ था कि ये जन यहाँ पर स्थित था, ये इस क्षेत्र में स्थित था। तो ये पंच जन हुआ करते थे। जन क्या है, इकाई है। और बात करें तो ये 5 जन हुआ करते थे। पहला जो है आपका अनु, दूसरा है यदु, तीसरा है द्रहु, चौथा है पुरु, और पांचवा है तुर्वसु। तो ये क्या हुआ करते थे, 5, जैसे वर्तमान में राज्य होते हैं। हालांकि इतनी बड़ी इकाई नहीं होती थी, लेकिन ये जन जो है छोटे छोटे के होते थे, और प्रत्येक जो है जन का एक क्या होता था, स्वामी होता था। ये जन कई बार आपस में भी लड़ते थे, और दूसरे जनों से एक दूसरे का सहयोग अथवा दुश्मनी होती थी इनकी। कई बार जो देसी लोग होते थे, यानी कि भारत के मूल निवासी से, उनसे भी जनजातियों से सहायता प्राप्त करने के लिए अभी उल्लेख मिलेगा। जो 5 जन थे, अभी 10 जनों से लड़ाई होगी, मतलब 10 जन मिलकर के लड़ाई करेंगे सुदास से, तो वहां पर जो है क्या है, 5 जो है भारतीय जन आएंगे। तो ये क्या है, पंचजन है। एक बार प्रश्न आ चुका है मेंस में, ये 3 नंबर में प्रश्न था पंचजन। तो आपको सीधे सीधे 5 नाम लिख देते थे कि ऋग्वैदिक आर्यों को पंचजन कहा जाता था, जिसमें अनु, यदु, द्रहु, पुरु, तुर्वसु शामिल थे। ये पुरु वाला क्षेत्र जो है दोस्तों दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। यदु जो है राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात का हुआ करता था। अनु जो है, तो ये आप जो है पिछली क्लासों में भी देखिएगा, ये पाकिस्तान वाला जो गंधार वाला क्षेत्र हुआ करता था। द्रहु जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे पंचजन पूछा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। राजनीतिक संस्थाएं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न जो है, अभी आप पेपर उठा करके देखिएगा, एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर है 2021 का पेपर उठा करके देखिएगा, वहां पर ये प्रश्न आया हुआ है। 11 नंबर में प्रश्न आया हुआ है कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं को समझाइए। तो इसमें प्रत्येक में आपको 10-10, 20-20 शब्दों के बारे में क्या कर देना था, बता देना था। कैसे बताएंगे, चलिए देखते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है राजा को सलाह देने के लिए, ऐसा परिचय लिखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए, न्याय और अन्य प्रकार के कार्यों में सुझाव देने के लिए तथा राजा के चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती थी, जिन्हें ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं कहा जाता था, जो कि निम्नलिखित है। आपको एक बॉक्स में 5 संस्थाएं दिखाई देनी है, और प्रत्येक संस्था के बारे में हेडिंग डाल डाल के क्या करना है, जिक्र करना है। सभा की बात करें तो पहली संस्था हो जाएगी सभा। दोस्तों सभा जो है, ये यूं मानिएगा, ये श्रेष्ठ लोगों की सभा थी। किसकी थी, श्रेष्ठ लोगों की सभा थी।
इसकी तुलना वर्तमान में किससे कर सकते हैं आप? राज्यसभा से कर सकते हैं। राज्यसभा, आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आप जानते होंगे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। और राज्यसभा में क्या होते हैं? सीनियर लोग होते हैं, जैसे कि हर क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग होते हैं, कोई खेल से तो कोई फिल्म से तो कोई मतलब नृत्य से, कोई डांस से, कोई शिक्षक से। ऐसे जो है बड़े बड़े सीनियर लोग जो होते हैं, यानी कि हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे। इसकी तुलना राज्यसभा से एडवर्ड लुटियन नाम के वैज्ञानिक इतिहासकार ने की हुई है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सभा में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। यह जो है कोई महत्वपूर्ण जब मुद्दा होता था, न्याय करने का कार्य होता था, तो ऐसे कार्यों में क्या करती थी ये सभा जो है राजा को सलाह दिया करती थी। समिति की बात करें दोस्तों, ये समिति जो होती थी ये आम लोगों की सभा थी। कैसी थी? आम लोगों की सभा थी, मतलब देश के जो सामान्य नागरिक होते थे। इसकी तुलना वर्तमान में लोकसभा से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? लोकसभा से कर सकते हैं। जिस प्रकार से जनता द्वारा जो क्या किया जाता है, अपने संसद का चयन करके लोकसभा में भेजा जाता है, तो वह आम सभा कहलाती है। आम सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। तो ये क्या करती थी दोस्तों, यह जो है राजा के चयन में क्या करती थी? भूमिका निभाती थी। राजा के चुनाव में जो है क्या करती थी? कार्य करती थी। कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। विदत की बात करें, आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कार्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? जो है विदत जो है प्राचीनतम संस्था थी। गण और परिषद जो है ये भी ब्राह्मणों की संस्थाएं हुआ करती थी, और परिषद भी ऐसी संस्था होती थी। 5 संस्थाएं होती थी। इन्हें आप जो है थोड़ी थोड़ी मिला करके इनमें चीजें डाल सकते हैं। ये सभी संस्थाएं क्या करती थी? राजा को क्या है, जैसे वर्तमान में कई समितियां होती हैं भाई, जैसे मानव अधिकार आयोग है, तो ऐसे ही संसद की कई समितियां होती हैं। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, तो ऐसी समितियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इनका भी जो है अपना कार्य हुआ करता था, और राजा को जो हो संदर्भ में सलाह दिया करती थी। राजा के चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो ये संस्थाएं हैं जो सभा और समिति हैं दोस्तों। अभी आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व बढ़ जाएगा, और विदत जो है समाप्त हो जाएंगी बाकी संस्थाएं। फ्रेंड्स, सभा और समिति दोनों में जो है महिलाओं की भागीदारी जो है होती थी। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी और अपना बात रख सकती थी। सभा और समिति के जो है एक विद्वान हैं जिनका नाम है एडवर्ड लुटियंस। और ये साहब क्या कहते हैं, इसकी जो है सभा की तुलना राज्यसभा से की हुई है, और समिति की तुलना जो है लोकसभा से की हुई है। शायद अब इतिहासकार कभी नाम पूछ ले तो आप याद रखिएगा, या फिर निष्कर्ष में भी इसे शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जिस युद्ध का नाम है 10 राज युद्ध। कई बार प्रश्न आता है 10 राज युद्ध के बारे में दोस्तों। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये 10 राजाओं के मध्य में लड़ा गया था, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? 10 राज युद्ध कह देते हैं। फ्रेंड्स, अगर समय की बात की जाए तो आप बता सकते हैं यह जो है 1500 से लगा करके 1000 BC के मध्य में हुआ था। जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? ऋग्वेद से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नदी की बात करें दोस्तों, ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य में हुआ था दोस्तों? अगर किसके मध्य में मैं बात करूं तो यह है, पहले कारण देख लीजिएगा, तो ये देख लिए किसके मध्य में। तो एक जो है राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सुदास। क्या नाम था? एक थे राजा सुदास, और 10 जन हुआ करते थे। जन आप शब्द से परिचित हो चुके हैं। 10 जन का मतलब क्या है? एक राज्य से है। इसमें जो है 5 जन कौन थे? आर्य शामिल थे, 5 अनार्य शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है आर्यों के नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो 5 आर्य जन हुआ करते थे पिछले हम पढ़ चुके हैं। तो जो 10 अनार्य जन थे उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। 5 जो है अनार्य जन कौन थे? एक था आपका शिवी, एक था पक्त, शिवी, पक्त, और बात की जाए अनिल, एक था विषाणनी, और एक था
भलानस, भलानस। तो ये 5 जन जो है दोस्तों, ये क्या थे? गैर आर्य जन थे। ये कौन थे? अनार्य थे। मतलब आर्य जो नहीं है, ये कौन थे? अनार्य थे। और इसमें जो है 5 कौन थे? आर्य जन थे। आर्य कितने थे? आर्य जन 5 थे और 5 क्या थे? अनार्य थे। अनार्यों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और जो आर्य जन हुआ करते थे वो आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ये हैं अनु, यदु, तुर्वसु, पुरु, द्रहु। ये जो है 10 जन मिल गए। 10 जन क्या है? एक साथ हो गए। और एक तरफ कौन हो गए? राजा सुदास हो गए। अब ये युद्ध का दोस्तों कारण क्या था? कारण ये था कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम है? ऋषि वशिष्ठ। और एक दूसरे ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। तो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र क्या हैं? 2 ऋषि हैं। राजा सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को अपना राजकीय पुरोहित से क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। और वशिष्ठ को जो है अपना राजकीय पुरोहित क्या कर लिया? बना लिया। इससे विश्वामित्र ने क्या किया? ये जो 10 जन हुआ करते थे इनको आशीर्वाद दिया और जो है 10 जन मिलकर के राजा सुदास के खिलाफ जो है युद्ध लड़ने लगे। दोस्तों विश्वामित्र उदार प्रवृत्ति के पुरोहित थे और वशिष्ठ ऐसा कहते हैं कि जो है संकीर्ण मानसिकता वाले जो है पुरोहित थे। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? परिणाम ये हुआ कि इसमें राजा सुदास की क्या हुई? सुदास की विजय हुई। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको पढ़िएगा। मेंस में आ जाए तो आप एक पॉइंट यहाँ बनाइएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ बनाइएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ बनाइएगा, चौथा पॉइंट यहाँ बनाइएगा, 5वां पॉइंट यहाँ बनाइएगा, 6वां पॉइंट यहाँ बनाइएगा। एक निष्कर्ष के रूप में लिख दीजिएगा। बस 7-8 पॉइंटों में आपका जो है 5 नंबर में उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये बातें किसकी हुई हमारी दोस्तों? ऋग्वैदिक जो एक युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध हुआ था। अगली बात करें दोस्तों, इस काल में अगर कर व्यवस्था की बात करेंगे तो कर व्यवस्था बाध्यकारी नहीं थी। क्या थी? बाध्यकारी नहीं थी। यहाँ पर एक बलि नाम का एक कर हुआ करता था। कौन सा कर हुआ करता था? बलि नाम का एक कर हुआ करता था जो कि कैसा था? स्वैच्छिक था। कैसे था? स्वैच्छिक था। राजा को अपनी इच्छा अनुसार फल, सब्जियां, फूल इत्यादि उपहार के रूप में दिए जाते थे, जो बलि कहलाता था। महिला की भागीदारी, तो दोस्तों राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी क्या है? होती थी। हमने देखा था कि सभा हो चाहे समिति हो, इनमें महिलाएं जो है भाग लेती थी। शासन पद्धति की दोस्तों बात करें तो शासन पद्धति यहाँ पर राजतंत्रात्मक भी देखने को मिलती है। राजतंत्रात्मक प्लस जनतंत्र भी देखने को मिलता है, मतलब लोकतंत्र भी देखने को मिलता है। कैसे? हमने देखा था कि सभा और समिति जो है दोस्तों राजा के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, राजा का चयन करती थी। राजतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि राजा जो बनता था कोई उसी राजा के घर का या परिवार का व्यक्ति ही राजा बनता था, परंतु कौन बनेगा ये डिसाइड करती थी सभा और समिति डिसाइड करती थी, योग्यता के आधार पर डिसाइड करती थी। तो इस प्रकार से कुछ हद तक जनतंत्र भी था और कुछ हद तक क्या था? आपका राजतंत्र भी था। सैन्य व्यवस्था दोस्तों की बात करें तो स्थायी सेना नहीं होती थी। क्या? स्थायी सेना नहीं होती थी। जब युद्ध की आवश्यकता होती थी, युद्ध के समय सेना का जो क्या कर दिया था? गठन किया जाता था। युद्ध के समय क्या करते थे? सेना का गठन करते थे। कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ, ये जो शब्द देखने को मिलती है, कुछ सेना की टोलियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? टोलियां हुआ करती थी। उन टोलियों का संचालन इन लोगों द्वारा किया जाता था, जैसे कि वात्र हो गए, व्रात हो गया, गण हो गया और इसके अलावा सर्द हो गया। तो ये क्या होते थे? सर्द है। ये दोस्तों क्या करते थे? जो सेना की टोलियां होती थी इनका संचालन करने वाले समूह या लोग हुआ करते थे, संस्था हुआ करती थी। सेना स्थायी नहीं होती थी। जब युद्ध का समय हुआ तो राजा द्वारा आदेश दिया जाता था, फिर लोग गठित हो जाते थे। राजनीतिक पदाधिकारी की बात करें दोस्तों, बात कर चुके हैं कि जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था, फिर गांव का ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का विस्पति कहलाता था, जन का राजा कहलाता था। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या देखा? ऋग्वैदिक कालीन राजनीति के स्थिति देखी। तो संभवतः आपका इतने से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों। हमेशा मैं 90% की गारंटी लेता हूँ, 100% की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि 10% जो है एग्जामिनर देता होता है ऐसा जो आपसे नहीं बनेगा।
वो किसी से नहीं बनता है। सिलेक्शन 100% में नहीं होता, आपका 70-80% में हो जाता है। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, दिल करे। चलिए, धन्यवाद।